मैं मिसेस यूनिवर्स पे गई, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है पर मैं बोलूँगी, ठीक है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम संगम टॉकीज में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। दर्शकों, आज की हमारी मेहमान कोई आम शख्सियत नहीं है। जब भी इनका नाम लिया जाता है तो सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, एक विचारशीलता, एक संवेदना और समाज को कुछ लौटाने की भावना की झलक भी नजर आती है। वो एक ब्यूटी क्वीन है जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का नाम रोशन किया है। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक ताज तक ही सीमित नहीं है। वो एक सोशल रिफॉर्मर भी हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर महिलाओं, बच्चों और समाज के उपेक्षित वर्गों के लिए जो काम किया है वह उन्हें सिर्फ एक रोल मॉडल नहीं बल्कि एक ट्रू चेंज मेकर बनाता है। आज वो हर उस युवा के लिए एक इंस्पिरेशन है जो जिंदगी से सिर्फ सपने नहीं देखना चाहता बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने का जज्बा भी रखता है। उनका सफर सिर्फ मंचों तक सीमित नहीं है, वो दिलों तक पहुंचती हैं। और आज संगम टॉकीज में हम उन्हीं के सफर की परतें खोलेंगे, जानेंगे कैसे उन्होंने ग्लैमर और ग्रेस के साथ ग्राउंड रियलिटीज को छुआ और कैसे बनी वो एक आवाज बदलाव की, उम्मीद की और नारी शक्ति की। तो आइए पूरे दिल से स्वागत करते हैं माधुरी पटले जी का, जिनकी मौजूदगी ही इस मंच को खास बना देती है। बहुत बहुत स्वागत है माधुरी जी आपका। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे आऊँ और अपने विचार व्यक्त कर सकूँ। जी माधुरी जी, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, एक छोटे से शहर से निकलकर आना और ग्लोबल स्टेज तक पहुंचना और इस तरह से अपने आप को दिखाना, एक ब्यूटी क्वीन के साथ साथ सोशल रिफॉर्मर का भी आप जिम्मा उठा रही हैं। तो ऐसे में इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? जी देखिए, आपका जो सवाल है उसी में कहीं ना कहीं जवाब भी छुपा हुआ है। जी। जब आपने कहा कि छोटे जगह से आप आते हैं, तो जब आप छोटे जगह से आते हैं तो आप ऑलरेडी ग्राउंड से उठ के आते हैं, जी। यानी कि आपने काफ़ी मेहनत की है। बिल्कुल। छोटे जगह में, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं, आपको कितना उसके बारे में नॉलेज है मैं नहीं जानती, परंतु वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की काफ़ी कमी होती है। बिल्कुल। आज खैर इंटरनेट के ज़माने में फिर भी थोड़ा बहुत जो है वहाँ अवेयरनेस है, परंतु अगर आप गांव में जाएंगे, छोटे रूरल एरियाज़ में अगर जाएंगे, तो आज भी वहाँ दिल्ली के लोगों को सेलिब्रिटी या मेट्रो सिटीज़ के लोगों से दोस्ती होना बड़ी बात मानी जाती है। तो ऐसे जगह से जब हम आते हैं तो कहीं ना कहीं मेहनत पहले से ही अंदर माँ बाप ने बुन दिया होता है। देखिए, सपने सभी के होते हैं। हंगर एक ऐसी चीज़ है जो भगवान ने हर एक इंसान में, भले वो कहीं भी हो, वो उसके हिसाब से भगवान ने ही दिए, तो ये तो मैं भगवान की कृपा मानूंगी। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र जो है वो मेहनत से किया है, ज़मीनी तौर पे जुड़ के किया है, और माँ बाप को, अपने परिवार को, अपने फैमिली को, और आगे चल के अपने देश का नाम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने के लिए जो सपना था वो पूरा करने के लिए मैंने किया है। जी। हाँ जी। मैम, आप कहीं ना कहीं एक मदर भी हैं, हाँ जी। वाइफ भी हैं, हाँ जी। और साथ के साथ आप प्रोफेशनल भी हैं। हाँ तो जी। इन सारे रोल्स को एक साथ मैनेज करना, उस तरह से काम करना, पूरी परफेक्शनिस्ट दिखाना, हाँ जी। वो कहाँ तक पॉसिबल हो पाता है? कैसे आप मैनेज कर पाते हैं? आई मीन इट्स डिफ़िकल्ट। आपने आए दिनों भी दीपिका मैम का भी देखा ही होगा जी। कि उन्होंने भी 8 8 hours आवर्स की की है, मांग जी। की है, एंड आई एम सरप्राइज्ड कि इतने साल हमें वेट करना पड़ा ऐसी डिमांड के लिए। पर खैर, सभी औरतें जानती हैं कि बच्चे संभालना, घर संभालना, काम करना अपने आप में ही एक टाइम मैनेजमेंट का MBA कोर्स हो जाता है। तो मुश्किल तो है, मैं डिनाई नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे तमाम यंग लड़कियाँ देख रही है, और मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि आप ये मत सोचिए कि आपके साथ कुछ अलग होगा, क्योंकि एक बच्चे को माँ के और पिता के दोनों की ज़रूरत होती है, पर नेचर ने हमें चुना है एज अ मदर, नर्चरर, उतना सेंसिटिव एक फादर या एक आदमी को नेचर ने ही नहीं बनाया है, तो ये उनको भी करना पड़ेगा। तो मुश्किल है, तो काफ़ी मैनेज करना पड़ता है।
दिन को, जैसे आज मैं आपके पास यहाँ आई हूँ, मेरा बेटा छोटा है तो उसका पूरा खाने का प्लानिंग क्या करना है वो सब करके मैं यहाँ आई हूँ। कहीं इवेंट जाती हूँ तो वहाँ भी मुझे यही करना पड़ता है, पर ये अगर जहाँ पे चाह है वहाँ पे रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो दर्शकों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है, कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। माधुरी जी, जानना चाहेंगे, कभी ऐसा कोई मोमेंट आया है जब आपके पर्सनल कमिटमेंट और जो प्रोफेशनल ड्रीम्स हैं उनके बीच में कभी टकराव हुआ हो, तब आप कैसा महसूस करती हैं और आप कैसे मैनेज करती हैं उन्हें? जी, ऐसा तो जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया, एज अ मदर ऐसा कई बार होता है, पर जब मुझे चूज़ करना होता है एक वक्त पे, क्या मुझे वक्त अपने घर में बिताना है, कमिटमेंट्स मेरी फुलफ़िल करनी है, या जो काम मुझे उस वक्त आया है उसको लेना है, तो मैं एक कैलकुलेशन अपने माइंड में करती हूँ कि एक बेनिफिट वर्सेस, हाँ, वो जो एक कैलकुलेशन है वो मैं माइंड में लेके चलती हूँ, और मैं कभी रिग्रेट नहीं करती हूँ कि अगर मेरे पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से अगर मेरा काम कहीं कम पड़ जाता है या मैं कर नहीं पाती हूँ, या मेरे काम की वजह से कभी कभी, क्योंकि मदर्स गिल्ट होती है हमें सभी को होती है, तो अगर वो भी नहीं हो पाता है तो मैं उसमें रिग्रेट नहीं करती हूँ, या उसमें मैं अपने आप को, जैसे कहते हैं कि कोसना या अपने आप को ब्लेम करना, वो नहीं करती हूँ, क्योंकि नहीं आता है। हाँ जी, क्योंकि आपको चूज़ तो करना है, लाइफ इज़ अबाउट चॉइसेस। आपको चूज़ करना है, आपको रैशनली चूज़ करना है, तो ऐसा कई बार होता है, बट इट्स ओके, दैट्स लाइफ। इसी को कहते हैं कि लाइफ में चीज़ें सीखना। जी हाँ जी। माधुरी जी, जब हम छोटे शहर से ग्लैमर की दुनिया में कदम रखते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी टांग पीछे की ओर खींचते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे को आगे बढ़ने नहीं देते, फिर चाहे वो फैमिली हो या फिर रिलेटिव्स हो या समाज हो, कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं, परेशानियां आती हैं। तो ऐसे में आपकी फैमिली का कहाँ तक सपोर्ट रहा कि आप यहाँ से उठ के आप ग्लैमर की दुनिया पर छा गए और आपने इंटरनेशनली भारत का भी नाम रोशन किया? जी भावना जी, देखिए ये ना सिर्फ फैशन से रिलेटेड नहीं, पर अगर हम एक एज अ समाज देखेंगे, जो पेट्रियार्की जो हमारे देश में एक डीपली रूटेड है, एक लड़की के लिए कुछ भी करना मुश्किल है। बिल्कुल सही। और जब आप छोटे शहर से आते हैं तो वो और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके माँ बाप तो वही रहेंगे, उनको बोलने वाला समाज वही रहेगा, बिल्कुल। तो कहीं उनको स्ट्रांग बनाना या उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं उनकी जो साइड है वो मैं समझती हूँ, पर क्या है, मैं बचपन से ही बड़ी स्ट्रांग हेडेड इंसान रही हूँ, और मैंने जीवन में जो कुछ करने का ठाना है वो मैंने किया ही है। तो ऐसे कई बार मुश्किलें आई हैं, परंतु जीवन में अगर कुछ पाना है तो हमें उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कठिनाइयों में तो मेरे माँ बाप ने स्टार्टिंग में अपोज किया था, पर धीरे धीरे वो समझ गए कि हम जो है ये जो कर रही है वो ठीक ही कर रही है, तो मेरे मम्मी पापा ने एक टाइम पे आके सपोर्ट देना शुरू कर दिया। इनफैक्ट मेरी जो शादी के बाद वाली जो मेरी इन लॉज वाली फैमिली, दे आर वेरी मॉडर्न। वो तो चाहते हैं कि मैं सब कुछ करूँ, आसमान छूँ, और जितना भी कुछ है वो कम ही है, मतलब करते रहो। तो मेरे जो फादर इन लॉ है वो काफ़ी बिजनेसमैन रह चुके हैं, एक सक्सेसफुल, तो वो चाहते हैं कि बहुत नाम कमाएं हम अपना, तो सपोर्ट तो भरपूर है। और मैं तमाम हमारे जो भारत के लोग हैं या फैमिलीज़ हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो है अपने घर में जो लड़कियां हैं या लड़के भी हैं, वो जो भी कुछ करना चाहते हैं उनका पैशन आप पहचानें, देखिए उनकी काबिलियत कहाँ है और उनकी हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि विदाउट सपोर्ट कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। हाँ जी। मिसेस यूनिवर्स इंडिया 2023 बनने के बाद आप अपने खिताब के साथ वर्ल्ड लेवल तक भी जाने की आपने सोची, तो वहां पर किस तरह की प्रॉब्लम्स क्या आपको फेस करनी पड़ी या आपको किस तरह का सपोर्ट रहा? नहीं, मुझे तो सपोर्ट ही रहा है मेरे फैमिली का। इनफैक्ट जब मैं किताब जीत के घर आई थी तो उन्होंने काफ़ी जश्न मनाया था, पार्टी भी थ्रो की थी। रही बात इंटरनेशनल लेवल पे compete करने की, तो इंटरनेशनल लेवल पे देखिए हर एक देश से अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो एक सुंदरी उनकी आई हुई है परिपूर्ण, वहाँ आपको compete करना पड़ता है। वहाँ पे मुझे मिसेस यूनिवर्स एम्पावर्ड वुमन का स्पेशल खिताब मिला। स्पेशल सिर्फ 3 लोगों को खिताब मिले थे, उनमें से एक मैं थी।
मिसेस यूनिवर्स फेस, यानी कि उन्होंने बोला कि इंडिया जो है वो फेस है मिसेस यूनिवर्स का, वो खिताब मुझे मिला। और आपको मैं ये कहना चाहूँगी, बताना चाहूँगी, जो एम्पावर्ड वुमेन का जो मुझे खिताब मिला है वो मैंने जो पिछले 9 साल, अब 9 साल कंप्लीट हो जाएंगे अगले अगस्त में, 9 साल से जो मैं ग्राउंड लेवल पे सोशल वर्क कर रही हूँ, उसको मद्देनज़र जो है वो उन्होंने मुझे खिताब दिया। इनफैक्ट उस पर्टिकुलर खिताब के लिए हर देश की जो लड़कियां आई थी वो लड़ रही थी, क्योंकि सब ने कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया किया है। कूडोस टू दोज लेडीज़ जिन्होंने इतना मेहनत किया और मैं वो ले आई, ये मेरे लिए और मेरे देश के लिए बड़ी प्राउड बात है। माधुरी जी, पेजेंट की दुनिया जितनी बाहर से ग्लैमरस दिखती है, कहीं ना कहीं यूँ तो हर प्रोफेशन के पीछे डिसिप्लिन रहता है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इस दुनिया के बारे में आप बताएं, कितनी मेहनत रहती है, कितना डिसिप्लिन रहता है, और लोगों के अंदर खासतौर पे लड़कियों में रिजेक्शन का बहुत डर रहता है, फेल्योर का बड़ा डर रहता है, तो उस बारे में आप हाँ बताइए। जी, हाँ जी। तो देखिए ये ना अभी जस्ट मैंने सोचा कि ग्लैमर क्या है। जैसे हम बर्थडे प्रेजेंट खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो कवर होता है ना वो है ग्लैमर। उसके अंदर जो हमने थॉटफुल प्रेजेंट दिया है वो होती है मेहनत, जो हम पैजेंट में या किसी ग्लैमर इंडस्ट्री में करते हैं। तो आपकी बात सही है, ये दिखता काफ़ी ग्लैमरस है पर उसके पीछे आपको मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है। जैसे आपको फिटनेस पे ध्यान देना है, आपको आपकी बात करने के तरीके पे ध्यान देना है, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेगी, कैसे बैठेंगे, आप किस तरीके से किस मुद्दे को लेके आपका क्या एडवोकेसी है, ये सब कुछ पे आपको बहुत काम करना पड़ता है। और रही बात रिजेक्शन की, देखिए आप रिजेक्शन मुझे लगता है ह्यूमन लेवल पे किसी को भी अच्छा नहीं लगता। मेरी दोस्त ने अगर मुझे कह दिया कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, वो भी चुपता है। तो यहाँ तो लड़कियाँ सच में सालों सालों मेहनत करके आती है। तो एक एक स्टैटिस्टिक्स भी आई थी बीच में कि जो लड़कियां नहीं जीत पाती है वो डिप्रेशन की शिकार भी हो जाती है, तो मेंटल काउंसलिंग वगैरह भी करनी पड़ती है। तो वो तो बात, इसलिए आप जब जाते हो, इनफैक्ट किसी और के बारे में मैं क्यों कहूँ, जब मैं खुद, क्योंकि आप पहले ही शो में जाके तो जीतते हैं नहीं, तो पेजेंट्री में भी आपका एक जर्नी होती है। आप छोटे से शुरू करते हैं, फिर मल्टीपल आप जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो कई बार तो मुझे नहीं हुआ, पर एक पर्टिकुलर बीच में मैंने पेजेंट किया था जिसमें मैं जीत नहीं पाई थी, तो मुझे भी ऐसी मेंटली जो है थोड़ा सा बुरा लगा था। परंतु वही है कि उसके अलावा भी एक दुनिया है, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, सपोर्ट मिल जाता है, बहुत ओवरकम हो जाता है। बट यस, मुझे लगता है पेजेंट में जो लड़कियां आती हैं उन्होंने ये मेंटली प्रिपेयर होके ज़रूर आना चाहिए कि अगर रिजेक्शन आता है तो उसको वो कैसे हैंडल करे। माधुरी जी, मिसेस यूनिवर्स फेस 2023 और उसी के साथ में एम्पावर्ड वुमेन का खिताब आपने पाया, ये खिताब आपके लिए कितने मायने रखते हैं? और साथ ही ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप उसको, जो हमारी युवा शक्ति हमें देख रही है, कैसे आप उसको डिस्क्राइब करेंगे? जी, मेरे लिए बेहद मायने रखता है, क्योंकि ये खिताब जो है ये मुझे नहीं, मेरे देश को मिला है। जी। वहाँ पे मेरा नाम, जब मैं मिसेस यूनिवर्स में गई थी तो मेरा नाम माधुरी नहीं था, मेरा वहाँ नाम था इंडिया। तो जब भी कोई मुझे पुकारता था तो वो इंडिया कह के पुकारता। तो इंडिया को 2 खिताब मिले हैं, तो बहुत मायने रखता है। और एम्पावर्ड वुमन स्पेशली मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एक्नॉलेजमेंट, जैसे कि मैंने पिछले जवाब में आपको बताया था कि एक एक्नॉलेजमेंट मिल गई, थोड़ी बहुत ही सही, या मुझे उम्मीद और आ गई कि चलो और अच्छा काम करा जाए, ताकि भविष्य में भी मुझे ऐसे कोई खिताब जो है कहीं से इंटरनेशनली नेशनली दिए जाए। तो ये बेहद मायने रखता है। जी, जब हम छोटी चीज पा लेते हैं तो और ज्यादा पाने की इच्छा सदैव हमारे मन में रहती हाँ है। हाँ बिल्कुल, एक तरीके से इनकरेजमेंट हो जाती है ना। जी। हाँ जी। जी, माधुरी जी, जानना चाहेंगे कि क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि लोग केवल आपको ब्यूटी क्वीन के तौर पर जानते हैं? इतने सोशल वर्क आप कर रही हैं, आपने विलेजेस को अडॉप्ट कर रखा है, उसके बारे में हालांकि हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन क्या सोशल रिफॉर्मर के तौर पर आपको कम जाना जाता है बजाय कि ब्यूटी क्वीन के? मतलब आपकी बात सही है, पर शायद कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है। तो आप मीडिया में ही देख लीजिएगा, अभी अगर मैं सोशल वर्क वाला काम करूँगी तो कोई उसके ऊपर आर्टिकल शायद नहीं छापना चाहेगा, क्योंकि उसके ऊपर व्यूअरशिप नहीं आएगी। पर वही मैंने किसी बीच पे कौन सी बिकिनी पहनी है या किस तरीके का ड्रेस पहन के मैं बाहर गई हूँ, उसके ऊपर ज़्यादा हेल्थ और लाइफस्टाइल बिकता है। तो इसका थोड़ा सा मुझे दुख रहता है कि सोशल वर्क को क्यों नहीं प्रमोट किया जाता। पर धीरे धीरे वो चेंजेस जो है वो आते जाएंगे। जितना आप
जिस जिस तरीके से हम ये आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, जी, जी। उसी दौरान कई और लोगों को पता चल जाएगा और शायद धीरे-धीरे। हाँ, धीरे धीरे ही सही चेंज ज़रूर होगा। ज़रूर हाँ होंगे। जी, हाँ जी। अबादा फाउंडेशन के बारे में बात करना चाहेंगे। जी। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ये फाउंडेशन है क्या? हाँ जी। आप इसकी फाउंडर हैं, हाँ जी। मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, हाँ जी। और इसी के साथ-साथ आपने बहुत सारे गाँव जो हैं वो अडॉप्ट कर रखे हैं। महिलाओं को लेकर, उनकी एजुकेशन को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, तो इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। हाँ जी। अबादा फाउंडेशन की स्थापना जो है, फाउंडेशन जो है वो 2016 में मैंने की थी। परंतु सोशल वर्क का काम जो मन है, नॉट एज अ सोशल वर्क, एक अंदर से जो फीलिंग होती है कि कुछ किसी के लिए अच्छा करने वाला, ये तो मुझे बचपन से ही था। इनिशियली जब मैंने इसकी शुरुआत की, क्योंकि जैसे मैं छोटे शहर से आती हूँ, मेरे मम्मी पापा छोटे गांव से आते हैं, तो छोटे जगह में क्या प्रॉब्लम्स है वो मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, या मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे और कोई अपॉर्चुनिटी होती या मुझे और गाइडेंस होता तो मैं और भी अच्छा कर सकती थी। तो कहीं ना कहीं मैंने उन बच्चों में या वहाँ के लोगों में अपने आप को देखा और सोचा कि मैं कुछ शुरू करूँ। तो मैंने रूरल अबादा ग्राम विकास इस नाम से रूरल इंडिया में काम करना शुरू कर दिया, जो आज भी हमारा चल रहा है। उसके अंदर आज तक हमने 10,000 से ज़्यादा बच्चों को फ्री एजुकेशन, और विमेन के लिए हमने स्पेशली, क्योंकि क्या होता है विमेन में जो इशू नहीं कह सकते हम एक तरीके से, कि जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, शादी के बाद आपको एक ही जगह रहना है, घर है, संसार है, बच्चे हैं, क्योंकि वो छोटे जगह रहती बाउंड है, हो जाती है। एग्जैक्टली। अब वहाँ रहती है, वहाँ अपॉर्चुनिटी है नहीं, तो वो क्या करेगी जब वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, फार्मिंग के अलावा, लेबरिंग काम के अलावा और कुछ काम वो कर नहीं सकते। तो हमने सोचा कि इनको स्किल, जैसे गवर्नमेंट का स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, उसी प्रकार से हम भी वहाँ पे जो वहाँ के लोग कर सकते हैं औरतें, तो जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया या फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, या कई केसेस में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम क्या कहते हैं उसको, वुमेन एम्पावरमेंट कैंप्स वगैरह लेते हैं, जिसमें उनकी कोई प्रॉब्लम्स हो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार के काम हम अभी तक वहाँ से करते आ रहे हैं। साथ ही में पिछले साल 7 सितंबर 2024 में हमने डूशेन इंडिया नाम से भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। डूशेन इंडिया प्रोग्राम जो बच्चों को एक कॉमन रेयर जेनेटिक डिजीज़ होता है, डूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसमें बच्चों की आयु बहुत कम होती है, क्योंकि हमारा जीन में कोई म्यूटेशन होने की वजह से बच्चों की लाइफ स्पैन कम हो जाती है, और इसमें ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, और इसमें 1/3 केसेस जो है वो न्यू म्यूटेशन होते हैं, यानी कि आपके फैमिली में भी अगर नहीं होंगे तो भी हो सकता है। उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने का हम काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं इतने सालों से बच्चों के फील्ड में काम कर रही हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, पर मैंने भी लाइफ में मतलब कुछ ही टाइम पहले इसके बारे में सुना, और मैं खुद डीपली शॉक हो गई कि ऐसा कोई इनिशिएटिव हमारे देश में कोई क्यों नहीं कर रहा है। तो 7 सितंबर को हमने डूशेन इंडिया नाम से इनिशिएटिव शुरू किया है, और उसके अभी जो अवेयरनेस है वो सोशल मीडिया द्वारा ही हम कर पा रहे हैं। जी हाँ जी। जैसा कि मैंने अभी हमारे दर्शकों को बताया कि आपने यूँ तो बहुत सारे गांव जो है वो हाँ अडॉप्ट जी। कर रखे हैं, तो हाँ। महाराष्ट्र में ये जो गांव अडॉप्ट आपने किया हाँ है, जी। तो इसका विचार आपके मन में कैसे आया, क्या मकसद रहा होगा, और अब तक आपका कैसा अनुभव रहा है कि आप एक, अब तक तो हम ये सुनते थे कि भैया हमने चाइल्ड अडॉप्ट किया है, लेकिन गांव अडॉप्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और हाँ फिर जी। उनकी बुनियादी जरूरतों को देखना, हाँ जी, हाँ उनका जी। ध्यान रखना, हाँ उससे जी। भी बड़ी बात है। हाँ जी। तो ये जो गाँव है ये मेरे पापा का ही गाँव है। तो क्या कहते हैं ना, एक पौधा होता है, फिर वो एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है, तो उसकी जो जड़ें है वो जितना नीचे जाती है उतना वो बड़ा होता है। उसी प्रकार से शायद जीवन में मुझे लगा कि वही हमारी जड़ है, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। तो वहाँ पे हम जो वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस हैं, हमारे सरपंच जो है यहाँ पे प्रधान कहते हैं, उनसे साथ मिलकर क्या प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व किया जाए उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। साथ ही में स्कूल में कोई कमी है, जो फंडिंग से वहाँ जो फंडिंग आती है उससे पूरी नहीं हो सकती है, तो हम अपने साइड से पैसे डाल के उसमें और क्या बेटर कर सकते हैं उस पर हम ध्यान देते हैं। उनको किसी तरीके की सप्लीमेंट्री हेल्प हमारे से चाहिए, वो हम सब कुछ गांव के लिए करते हैं। अभी तक का हमारा सफ़र बहुत बढ़िया रहा है। हालांकि बिकॉज़ मैं एक माँ भी हूँ, तो बहुत बार जो स्पीड से हमें करना चाहिए उस स्पीड से नहीं हो पाता, पर हम मेरा अगर ये प्रोजेक्ट जो हमने जो ये गांव अडॉप्ट किया है, जो इतना अच्छा रिव्यू मुझे मिल रहा है, हम भविष्य में भी सोच रहे हैं कि और भी गांव जो है वो अडॉप्ट
करें। बिल्कुल सही बात है। महिलाओं के साथ कुछ ऐसी एक प्रॉब्लम कह लें या फिर एक वो कह लें कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा पावर है कि हम सारी चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं, भले ही धीरे-धीरे चलेंगे हाँ, लेकिन रेस जीत हाँ जाएँगे। जी, कछुए वाली कहानी हो जी, जाती बिल्कुल, है। ठीक कह रहे हो आप। कई बार महिलाओं को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं, हाँ जी, महिलाओं के मन में आपसी अपने मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और हाँ जी, आत्मनिर्भरता के लिए हाँ आपकी जो जी, संस्था है, वो बेहद महत्वपूर्ण तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रही है। हाँ तो जी। उस संस्था के बारे में आपसे जानना चाहेंगे जिससे कि और भी लोग जो हैं वो मोटिवेट हो सकें और इस और कदम बढ़ा सकें। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि हम स्किल डेवलपमेंट करते हैं, ब्यूटी जी, पार्लर हो गया या सिलाई। तो जी, हमने जी। इनिशियली जो है अलग अलग मॉडल्स पे, जैसे कि हमने सोचा एक ग्रुप बनाएंगे, जिसे बचत गट कहते हैं उसको हिंदी में। शब्द मराठी का है तो मुझे हिंदी में क्या इसका परिभाषा है मुझे नहीं पता, पर एक गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अंतर्गत लेडीज़ ग्रुप बनाती है जिसमें ये प्रोग्राम्स करती है। तो ये एक गवर्नमेंट का अलग प्रोग्राम हो गया, परंतु जो इनिशियली जो मेरा नज़रिया था कि हमें इनको सेल्फ रिलायंट बनाना है या खुद से ये बिज़नेस कर पाए। तो हमने इसके ऊपर उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया, समझाया, या थोड़ी सी हमने फाइनेंशियल हेल्प की। बट मुझे कहीं ना कहीं लगा वो शायद ये एडवांस हो जाता है रूरल इंडिया के लिए। जी, और हमने कई प्रकार के ट्रायल एंड एरर करने के बाद जो हमें समझ आया जो लेडी क्या कर सकती। गवर्नमेंट हमें इन लेडीज़ को सिलाई की मशीन जो है वो आप नगर परिषद से या जिला परिषद से जो है इनको सर्टिफिकेट जब मिल जाता है तो वो फ्री में दे देती है। तो ये घर में ही सिलाई करके जी, जी। अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। साथ ही में ब्यूटी पार्लर विमेन है, हमें बेसिक हाइजीन के लिए पार्लर जाना पड़ता है। तो वहाँ की जो लेडीज़ हैं उनको हमने काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, बिठाया, और हमें फाइनली यही पता चला कि ये 2-3 स्किल्स जो है, जैसे मेहंदी लगाना हो गया, ऐसे प्रकार की छोटे छोटे स्किल डेवलपमेंट के हमने अलग अलग गांव में सेंटर्स बना के औरतों को वहाँ पे सिखाया। और आज काफ़ी हमारी ऐसी लेडीज़ स्टूडेंट्स रह चुकी है जो अपना खुद का ब्यूटी पार्लर चलाती है और खुद का उन्होंने फैशन हाउस छोटा सा खोल के रखा है। तो बहुत खुशी मिलती है। और मुझे लगता है कि जैसे कि हमें MBA में भी सिखाया जाता है कि किसी भी जगह बिजनेस करना हो तो वहाँ के कल्चर को पहले समझना चाहिए। तो क्योंकि आप बाहर चले जाते हो फिर आप सोचते हो कि हम ये करेंगे, पर कभी कभी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटे से भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो प्रयास है हमारा, और हम वहाँ के जो गवर्नमेंट बॉडीज़ काम कर रही है उनके साथ मिलकर भी हम काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, ताकि एक हैंड इन हैंड एट द एंड ऑफ द डे हमारा क्या मुद्दा है कि हमारा देश जो है वो विकसित हो जाए, आगे बढ़े, राइट। तो वो अगर अकेले करना है उससे तो आपको भी मालूम है कि अकेले से देश तो आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो हम मिलकर जो है ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें औरतों का जो है बेटरमेंट में हम ध्यान देते हैं। बिल्कुल दर्शकों, तो जब सब मिलकर चलेंगे तो यकीनन हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखकर बता सकते हैं। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर बटन भी दबा सकते हैं। हमारे साथ हैं माधुरी जी। बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी हैं। इतनी बड़ी संस्था आप चलाते हैं, गाँव को आपने अडॉप्ट कर रखा है, महिलाओं की बेहतरी के लिए, उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए, एजुकेशन के लिए, सब चीज़ें आप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इमोशनल मोमेंट्स आते हैं जिनको हम ताउम्र याद रखते हैं। हाँ जी। कहीं ना कहीं वो हमारे जहन में रह जाते हैं। तो ऐसा कोई एक इमोशनल मोमेंट आपके जहन में रहा हो? देखिए, ऐसे तो 2-3 है, पर एक मैं बच्चे के बारे में बताना चाहूँगी। एक बच्चा था, वो काफ़ी फूट के रोया था। तो जब मैं गई थी तो मैंने उसको पूछा कि बेटा आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने बोला मैम आप अगर ये यहाँ पे क्लासेस नहीं चलाते ना तो मैं 12th फेल हो जाता। तो मैंने उसको पूछा क्यों फेल हो जाते? पढ़ाई करते तुम तो पढ़ ही लेते, आप पास हो ही जाते। तो मुझे कहने लग गए कि मैम हमारे कॉलेज में या जो स्कूल है वहाँ टीचर नहीं है या समझ में नहीं आता, और मैं इतने गरीबी से आता हूँ कि मैं ट्यूशन क्लास तो नहीं लगा सकता हूँ। और कहीं से मुझे पहले पता चला कि आप यहाँ पे फ्री में कोचिंग करवाती हैं, तो मुझे तो पहले लगा कि फ्रॉड ही होगा, कोई कोचिंग जो लाखों की फ़ीस होती है वो फ्री में क्यों करवाएगा। और जब मैं यहाँ पे आया और मैंने देखा और तो मुझे एक उम्मीद जाग पड़ी और मैं आप पास हो गया। तो ऐसा वो मोमेंट मुझे आज भी याद है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके अलावा और एक था, हालांकि इस पर्टिकुलर मोमेंट में हम कुछ कर नहीं पाए, पर एक बुज़ुर्ग थे, उनको वो
काफ़ी बीमार थे और उनको हमें हॉस्पिटल लेके जाना था। थोड़ा सा आप कह लीजिए कोई फैमिली के उनके फैमिली से रेजिस्टेंस था, पर हालांकि कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, पर मैंने काफ़ी मेहनत की थी कि वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। तो मुझे लगता है कि वो एक थोड़ा सा मुझे इमोशनली और एक सेटबैक जैसा फील हुआ कि इतना करने के बावजूद भी हम किसी को नहीं पहुंचा पाए। उसके पहले ही वो इस दुनिया से चले गए। तो वो एक है, पर कई बार ऐसे भी हम काम करते हैं हमारे फाउंडेशन में। तो ऐसे बहुत सारे हैं, अगर याद करने जाऊंगी तो काफ़ी याद आएंगे। आज भी भारत में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर इस तरह की बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं। हाँ जी। और सिर्फ एक थोड़ी सी दूरी की वजह से जो है लोग मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। हाँ जी। बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन ऐसे में आपकी संस्था इस लेवल पर काम कर रही है, वो यकीनन तारीफ काबिल है। उसके लिए बहुत बहुत कुडोज आपको, आपकी संस्था को। यहाँ पर एक चीज़ आपसे माधुरी जी और जानना चाहेंगे कि फैशन इंडस्ट्री में आपका जो एक्सपीरियंस है वो किस तरह का रहा, और क्या मॉडलिंग में आपकी पहचान का एक एक्सप्रेशन था, और क्या कुछ उसमें खास रहा? जी, टचवुड, जैसे कि हमने काफ़ी कहानियाँ, स्टोरीज सुनी है फैशन इंडस्ट्री के बारे में। मेरा जो एक ओवरऑल आप कहेंगे एक्सपीरियंस बेहद ही अच्छा रहा है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में तो मैं पिछले 10-15 सालों से ऑन एंड ऑफ रही हूँ। लकीली क्योंकि मैं एक पैजेंट गर्ल रह चुकी हूँ हमेशा से। मैं मिस इंडिया में भी सेमी फाइनलिस्ट थी। 2010 में नागपुर से मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो कहीं ना कहीं मेरा जो ये पैजेंट्री का जो सफ़र रहा है, उस वजह से मुझे फैशन इंडस्ट्री में कई तकलीफ़ नहीं आई है। ऑलमोस्ट मैं सिलेक्ट हो गई, कई जगह एजेंसीज़ ने मुझे हायर कर लिया, फ़ैशन शोज़ कर लिए। तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस तो बेहद ही बढ़िया रहा है। तो लड़कियों को आज मॉडलिंग इंडस्ट्री चेंज हो चुकी है, जैसे 15 साल पहले थी। खैर आज तो मैं अलग डोमेन में ही काम कर रही हूँ, पर उस ज़माने से लेके आज तक का अगर मेरा सफ़र आप पूछेंगे तो बेहद बढ़िया रहा है। परंतु मैं लड़कियों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप इस फील्ड में जाते हैं तो इस फील्ड में आप थोड़ा स्टडी करके जाइए। इसका बैकग्राउंड मतलब क्या आपका होमवर्क है। देखिए एक तरीके से एक प्रोफेशन है। एग्जैक्टली, एक हर एक प्रोफेशन का एक सिलेबस होता है, तो आप उसको स्टडी करके जाइए। बस मुझे फैशन में जाना है तो घर वालों से लड़के झगड़ के मत जाइए, ये मेरा बोलना रहेगा। जी, कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट भी हमें काफी हद तक मजबूत बनाने में कामयाब रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फेल्यूर व्यक्ति है, काम करेगा तो होंगे ही, और ऐसे में अगर फैमिली सपोर्ट करती है तो और भी अच्छा रहता है। अब आपसे बात करना चाहेंगे, फैशन एक अलग स्ट्रीम है और वहीं सोशल वर्क एक अलग स्ट्रीम है, तो इन दोनों के बीच में आप ब्रिज जैसा काम कर रही हैं। फैशन भी साइमल्टेनियसली चल रहा है और सोशल वर्क भी चल रहा है, तो ऐसे में आपको इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन नजर आता है? जी देखिए, कॉन्शियस, सिंपल कॉन्शियस, वैसे आप देखेंगे अगर तो पैजेंट गर्ल्स जो होती हैं, जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट वगैरह करती है, ये जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि इसके पीछे क्या मेहनत होती है। तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे चैरिटेबल वर्क कैसे करा जाना है, सोशल वर्क में काफ़ी आपको उसमें सिखाया भी जाता है। तो जो भी आप पैजेंट गर्ल्स देखेंगी वो मोस्टली सोशल वर्क में इन्वॉल्व होती है। खैर मैं तो उसके पहले से ही थी, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे पहले से ही इच्छा थी कि मैं कुछ करूँ, मुझे कुछ करना है, और मुझे मालूम, मुझे यकीन ही था मैं करूँगी। तो दोनों अलग चीज़ें है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि उनका काम अलग तरीके से होता है, पर दोनों मेरे लिए फुलफिलिंग है, क्योंकि दोनों मेरा पैशन है। माधुरी जी, जानना चाहेंगे, स्टेज के ऊपर रैंप वॉक करना वो कॉन्फिडेंस अलग होता है, और वहीं जब हम गांव की बात करते हैं, विलेजेस की बात करते हैं, वहां पर किसी प्रोजेक्ट को लीड करना वो एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। तो दोनों को आप कैसे कंपेयर करते हैं? देखिए कॉन्फिडेंस तो खैर कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपको एक बार स्टेज पे बात करनी आ गई तो फिर तो आप सब कुछ कर सकते हैं। रही बात विलेज में क्या कहते हैं कॉन्फिडेंटली लीड करने की बात, तो मैंने जब ये काम शुरू किया तो मैंने मेरे पापा के गांव से ही शुरुआत की थी। जो पहले 12 बच्चे हमने फ्री में पढ़वाए थे तो वहीं से हमने लिए थे। तो क्योंकि हमने एक फैमिली मतलब बैकग्राउंड से ही विलेज में काम करना शुरू किया था, तो एक मॉरल सपोर्ट जो था वहाँ का वो हमेशा से था।
तो यही अगेन वही सेम चीज़ हो गई कि सपोर्ट बहुत ज़रूरी Support है। बहुत ज़रूरी तो है। क्योंकि वो हमारे लोग अपने हैं, थे। अपने हैं, हमारी बेटी है, तो उन्होंने जो सपोर्ट दिया तो और कॉन्फिडेंस आया, और कुछ करने की मन हुई। तो कोई किसी और जगह जब हम काम करने जाते हैं, वहाँ के लोग जब क्रिटिसाइज़ करना शुरू करते हैं, तो हमें पता है कि हमारे पास हमारे लोग खड़े हैं है। सपोर्ट के लिए, अपनी बेटी बोल के। तो वो कॉन्फिडेंस तो काम करने से आता है। रही बात सेटबैक की, तो आप देखिए किसी भी आप फील्ड में काम कर लीजिए, सोशल फील्ड में काम कर लीजिए, आप फैशन में कर लीजिए, आप बिजनेस में कर लीजिए, आप कोई क्यों चाहेगा कि आप सक्सेसफुल हो, क्योंकि ये एक रैट रेस की तरह हमारे देश में हो चुका है। तो आपको कहीं ना कहीं एक सीखना पड़ता है बैलेंस करना। जी। आप किसी के मन में अपने लिए प्यार तो पैदा नहीं कर सकते हो, पर एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि नफरत ना हो उनको हमसे। जी, बैलेंस करना बहुत बैलेंस, ज़रूरी है। एग्जैक्टली। तो और अपने काम पे ध्यान देना। कई बार लोग क्या होता है नेगेटिव साइड चले जाते हैं, कुछ करते करते वो किसी और का भी पैर खींचने लगे। वो अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो भी पैर खींच रहा है वो एक दिन समझ ही जाएगा कि ये तो रुकने वाला नहीं है। तो ये परसिवरेंस जो है, मैं उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ साथ परसिवरेंस जो है, क्योंकि मैं पैजेंट्री में भी, अगर आप को नहीं पता होगा तो पहला पैजेंट मैंने 2005 में किया था। जो छोटा शहर है भंडारा, वहाँ पे मैं मिस भंडारा में पार्टिसिपेट किया था। तो आज आपको दिख रहा है कि 2023 में मैंने खिताब जीता है, पर उसकी जर्नी की शुरुआत आप सोचिए कहाँ से हुई है। तो परसिवरेंस मेरी एक क्वालिटी है, मैं परसीव बहुत अच्छे से करती हूँ। कोई आज मेरे दिमाग में चीज़ आई है करनी है, तो मैं जब तक वो पा ना लूँ मैं करती ज़रूर जाऊँगी। तो कॉन्फिडेंस के साथ साथ परसिवरेंस भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। व्यक्ति ये तो देख लेता है कि आज हम कहाँ खड़े हैं, लेकिन कहाँ से हमने शुरुआत की ये बहुत कम लोग जान पाते हाँ हैं। जी, हाँ जी। माधुरी जी, आप जानना चाहेंगे कि आपको इतना सब कुछ करने का मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? बीइंग अ मदर, आपको बेबी को भी देखना हाँ, है, हाँ। आपकी फैमिली को भी देखना जी। है, और साथ ही साथ जो गाँव आपने अडॉप्ट किए हैं उन्हें भी देखना है। हाँ तो जी। मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, और ऐसी कौन सी सोच आपके मन में रोज रहती है जो आपको हमेशा कुछ नया करने के लिए इंस्पायर करती है? जी, शायद ना मैं मोनोटोनस लाइफ से थोड़ी जल्दी बोर हो जाती हूँ। जी, तो जी। मुझे एक किक सी कह सकते हैं मिल जाती, बस कुछ बस नया। वही किक क्या है वो हाँ। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। भावना जी, मुझे नहीं पता, ये शायद भगवान की कृपा है। देखिए जी, जी। क्या होता है कि एक जैसे ब्यूटी एक भगवान ने दिया हुआ गिफ्ट होता है, इंटेलिजेंस भगवान ने दिया हुआ गिफ्ट होता है। मेरे हिसाब से मोटिवेटेड रहना अपने आप में भी भगवान का दिया हुआ गिफ्ट ही है। मैं इसके लिए, क्योंकि ये अंदर से मुझे सुबह रोज़ उठने के बाद आता है कि आज मुझे कुछ करना है। उसके लिए मुझे कोई टीवी देखने की ज़रूरत नहीं है, या किसी का प्रवचन सुनने की ज़रूरत नहीं है, या माँ बाप के डांट की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो भगवान की ही कृपा है, तो इसके बारे में तो मैं और कुछ नहीं बोल पाऊँगी। जी, जैसा कि आपने बताया कि रैट रेस है, कहीं ना कहीं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्रिटिसाइज आपको करते हैं। तो यकीनन कुछ मोमेंट्स आपके जीवन में ऐसे भी आए होंगे जहां पर आपको असफलता हाथ लगी होगी। कई तो बार। ऐसे में आपको आगे बढ़ने के लिए क्या चीजें मोटिवेट करती हैं? नहीं, मुझे वापस से करना है। और जो बाउंस बैक वाली चीज होती है वो कहाँ से आती है? जी, मैं ये सोचती हूँ कि आज हम ज़िंदगी बहुत बड़ी है। मतलब वैसे देखा जाए तो छोटी भी है, पर देखा जाए तो बहुत लंबी भी है। तो ज़िंदगी, मेरे किसी दोस्त ने भी मुझे कहा था कि ज़िंदगी एक ऐसा मैदान है ना, जहाँ पे आप कुछ भी खेल सकते हैं और जीत सकते हैं। तो मैं ये बहुत लॉन्ग टर्म में सोचती हूँ। तो मैं बड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर टाइप इंसान हूँ। मैं शॉर्ट टर्म में सोचती नहीं हूँ। तो मुझे मालूम है आज और मैं एक बहुत अच्छी रीडर रही हूँ। मैं न्यूज़पेपर वगैरह, जैसे अगर आप जानना चाहेंगे तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि मैं सोचती थी कि मुझे अगर सक्सेसफुल होना है लाइफ में, तो मुझे तो सक्सेसफुल लोगों जैसा सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल। पर मेरे आजू बाजू में तो कोई सक्सेसफुल नहीं है। जी। तो फिर तो मैं फेल हो जाऊंगी। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैंने सोचा सक्सेसफुल पीपल जो लिखते हैं उनको पढ़ना, यानी कि उनको समझना हो गया। तो जब मैंने उसको सीखा, उसको पढ़ना शुरू किया, हमारे महाराष्ट्र में वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में एक बड़ा फेमस न्यूज़पेपर आता है, वहाँ पे एक सप्लीमेंट आता है संडे में। तो संडे को वहाँ पे वो बड़े बड़े लोगों के विचार लिखते, टाइसन के विचार लिख दे, जो हमारे माइक टाइसन है, और भी लोग हैं, जैसे वहाँ पे एक लेखक थे पूला देशपांडे, उनके विचार हो गए। तो मैं ये काफ़ी पढ़ती थी और मैं रोज़ सोचती थी कि मैं ये पूरे जो आर्टिकल में से ना एक आज मैं खुद अपनाऊंगी,
कोई चीज़। तो उसमें से मैंने ये सीखा कि ज़िंदगी में कभी छोटा नहीं सोचना चाहिए। अगर फेल्योर आता है तो आप उससे भी कुछ सीखते हैं। बिल्कुल। आप ये सोचो कि आगे भी मौके मिलेंगे, और कई बार हुआ है मेरे साथ। 2009 की बात है या 2010 की बात है, शायद 11 की बात है। इंडियाज़ इंटरनेशनल फेस में मेरा सिलेक्शन हो गया था मुंबई से। आप आज भी गूगल पे जाके मेरी फ़ोटो देख सकते हैं उसमें। तो मेरा सिलेक्शन हो गया था एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री, एंड MTV पे ये शो आता था। मेरी फ्रेंड भी थी, वो भी सिलेक्ट हो गई थी। तो उसका फ़ोन आया, बोलते माधुरी, उनका वाइल्ड कार्ड तो आ गई, तुम आई नहीं। मैं कैसे नहीं आई? मैंने चैनल वालों को फ़ोन किया, फिर मुझे पता चला कि कुछ जो भी अंदरूनी डील होके कोई दूसरी लड़की चलेगी। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि बड़ा शो है, पेरिस भेजने वाले हैं, तुम्हें बुरा नहीं लगा? मैंने कहा कि हो सकता है कि ये शो मैं ना करूं, पर मुझे कुछ और बड़ा मिल जाए लाइफ में, उससे और भी बड़ा हो जाए। फिर मैं ऐसा कुछ होता है तो फिर मैं जो पुराने किसी ने कुछ किया है वो आज क्या कर रहे हैं मैं कंपेयर करती हूँ, और जो जिनका कुछ नहीं चल रहा है और जिनका कुछ चल रहा है उन दोनों में क्या डिफरेंस है उसका रैशनलाइज करने की कोशिश करती हूँ। और उसमें मुझे सिर्फ एक ही डिफरेंस भावना जी मिला, जो पहले कुछ बने हैं और आज तक टिके हैं, वो परसिवरेंस और हार्डवर्क से है। क्योंकि फेलियर तो उनके लाइफ में भी आया होगा, तो यही है फेलियर की कहानी। बिल्कुल ठीक बात है। आपकी नज़र में ट्रू वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, और साथ में जानना चाहेंगे कि इकोनॉमिक फ्रीडम जो है, हाँ जी। ये जो इकोनॉमिक फ्रीडम है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ट्रू वुमेन एम्पावरमेंट मेरे हिसाब से आप अपने राइट्स के लिए कितने अवेयर हैं। आपको वो जो थिन लाइन हमारी सोसाइटी ने बना के रखी है पेट्रियार्की की, जी जी जी, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, पर मैं बोलूँगी, ठीक है। तो दीपिका जी का बयान आया 8 घंटे का, 8 आवर्स का शिफ्ट। रणवीर सिंह का क्यों नहीं आया? बिल्कुल ठीक बात है। वो भी तो पापा बने हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर उनको भी 8 आवर्स का शिफ्ट, क्योंकि उनके पास वो लग्जरी है कि माँ घर में बैठ के वो कमा सकते हैं। बिल्कुल। तो यही हमारा स्टैटिस्टिकली भी कहा जाता है कि जो वुमेन वर्कफोर्स है, बच्चा होने के बाद 20% शायद वापस आता है, बाकी घर में रहता है। तो हम बहुत इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, पर लड़कियां एक टाइम के आने के बाद तो कमा नहीं रही है, राइट। और एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल इक्वालिटी या फाइनेंशियल फ्रीडम जो होता है वो आपको आत्मसम्मान देता है। ये नहीं है कि पैसा है तो दिखाने वाली, भले ही आप अपने पति से 10 गुना कम कमा रहे हो, पर वो जो आप कमा रहे हो वो आपका है, आपको कोई बोल नहीं सकता। तो हर औरत को, हर लेडी को, मुझे लगता है ये समझना चाहिए कि उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपने पापा के पैसे खर्चा कर रहे हैं या आपके हस्बैंड, क्योंकि वो आप नहीं है, फैमिली है ना। पर आपका खुद का थोड़ा बहुत ही सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा न खास्ता जीवन में कुछ भी अनर्थ हो जाए, फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर उस वक्त आपकी जो क्या कहते हैं, स्टार्टिंग से आपको एग्जैक्टली और देखिए कि आप एक औरत हैं, आपको भी मालूम है, मुझे भी पता है कि पेट्रियार्की बहुत डीपली रूटेड है। बिल्कुल। इस सबने ये सवाल पूछा कि हाँ ये सही है, दीपिका जी बोले, पर किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि रणवीर जी क्यों नहीं पूछ रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमने एक्सेप्ट कर लिया एज ए सोसाइटी, जो हमें नहीं करना चाहिए। एक पैटर्निटी लीव भी होनी चाहिए, आदमियों को भी उतना ही होना चाहिए ताकि वो भी बच्चों को देख सके। आज मैं यहाँ हूँ क्योंकि मेरे बच्चे को देखने के लिए मेरे हस्बैंड घर पे है, आप समझ रहे हैं। तो ये जो बात है ये मैं कहना चाहूँगी। माधुरी जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, अबादा फाउंडेशन के आने वाले प्रोजेक्ट्स, जो इनिशिएटिव आप ले रही हैं, उनके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। जी, जैसे कि डुशन इंडिया मैंने कहा, इस समय हम पेरेंट्स के साथ मिलकर प्रोग्राम आयोजित करते हैं। इसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते अवेयरनेस के अलावा, क्योंकि ये जो बीमारी है ये अपने आप में ही सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक बीमारी है। जी जी। बीमारी भी नहीं कह सकते, एक तरीके से डिसऑर्डर है, क्योंकि जेनेटिक म्यूटेशन होता है इसमें, सॉरी। और इसका जो इसको जो लगने वाली मेडिसिन है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, वो बाहर अवेलेबल है, और उनका सालाना खर्च करोड़ों में है। तो वो जो दवाई है वो हम नहीं ला सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एज अ ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते हैं कि हम जितना हो सके इसके ऊपर अवेयरनेस आपके ज़रिए हो गया या और भी लोगों के ज़रिए हो गया, हम इसको इतना
क्या कहते हैं इसके बारे में बोले कि लोग अवेयर हो जाए, क्योंकि हमें नहीं पता नेक्स्ट विक्टिम इसका कौन है। इसमें प्रिवेंशन की बात भी हमारी चल रही है कि गवर्नमेंट भविष्य में इस पे प्रिवेंशन के पॉलिसी पे भी काम करे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है। हमारे देश में नहीं, ये पूरे दुनिया में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है। और बच्चों का डिटेक्शन भी काफ़ी लेट होने की वजह से काफ़ी बच्चों को वो मौका नहीं मिलता जीवन जीने का। इसमें सबसे गेम होता है अर्ली डिटेक्शन का। जैसे 4-5 साल तक आपको नहीं पता चलेगा कि बच्चे को कुछ हुआ है, क्योंकि वो नॉर्मल दिखेगा। और अचानक से आपको दिखेगा कि बच्चा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहा है, अचानक से आपको दिखेगा कि ये लड़खड़ा रहा है, गिर रहा है, ग्लास नहीं पकड़ रहा है, और तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। क्योंकि आपको जो उसके लिए एक जो मैनेजमेंट मेडिसिन होती है वो आप जितना अर्ली शुरू करेंगे बच्चे की उम्र के लिए बेहतर होता है, और नई आने वाली दवाइयाँ उतनी बेनिफिट कर पाएगी। तो हम मोस्टली सोशल मीडिया का ज़रिए हमारी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो भी इतने बच्चे के केयर टेकिंग में लग जाते हैं कि वो भी बाहर आके नहीं बोल सकते। इनमें इनफैक्ट रेड ये इस डिसऑर्डर में उस फैमिली में चर्निंग पावर्टी आ जाती। चर्निंग पावर्टी यानी कि दोनों में से एक पेरेंट को घर में रहना पड़ता है, तो इनकम आधी हो गई और खर्चा ज़्यादा है। मिनिमम एटलीस्ट 50,000 से लाख रुपए का मिनिमम खर्चा है मंथली, सब थेरेपीज़ को पकड़ के। तो इसके लिए काफ़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है। और आप ये मत सोचिए कि कोई डिज़ीज़ रेयर जेनेटिक डिज़ीज़ है तो वो रेयर है। 20% लोग रेयर जेनेटिक डिजीज़ से पैदा होते हैं, इससे नहीं पर और भी। और 1/3 जो है वो न्यू म्यूटेशन होते हैं, यानी कि आपके फैमिली में वो हो या ना हो, आप क्या म्यूटेशन। हाँ, और उसका प्रिवेंशन के लिए हमारे पास पॉलिसी नहीं है। और डिटेक्शन के लिए इन्वेजिव जो बच्चा पेट में होता है। क्या मैम उसको पहले से डिटेक्ट किया जा सकता है जब बच्चा छोटा है? क्या इस तरह की कोई पर उससे कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अगर आप जैसे कि मैंने बताया, अगर आप इसमें मेडिसिन है, स्टेरॉइड ही एक मेडिसिन है इसके ऊपर, तो बच्चा जब डिटेक्ट होता है बचपन में और आप स्टेरॉइड 2-3 साल पहले कर देंगे तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल और जी लेगा। 5 साल आपको ग्रेस पीरियड मिल जाता है और थोड़ा अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ आप ध्यान देंगे, ताकि आप मसल को प्रिजर्व कर सके भविष्य में आने वाली दवाइयों के लिए। पेट में जैसे बच्चा होता है यूटेरस में, तब आप इन्वेजिव इससे CVS कहते हैं, जैसे उससे आप डिटेक्ट करते हैं, पर वो जनरली हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। हम बेसिक नॉर्मल प्रेगनेंसी को, हेल्दी प्रेगनेंसी को क्यों ख़राब करना चाहेंगे। दूसरा होता है कैरियर टेस्टिंग, जो पति पत्नी का होता है, उसमें भी ये डिटेक्ट नहीं होता है ना। तो इसके लिए मेरे हिसाब से सरकार ने काफ़ी अवेयरनेस करना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला 7,000 रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, उसमें से 20% बच्चे पैदा होते हैं, तो सिर्फ वो बच्चे नहीं सफ़र कर रहे हैं, बच्चों के साथ वो माँ बाप भी तो सफ़र कर रहे हैं ना। तो ये 40% पॉपुलेशन हो गया, और साथ में क्या कहते हैं मौसी, एक तरह से अगर एक व्यक्ति घर में इस तरह का होता है तो पूरी फैमिली कहीं ना कहीं सफ़र करती है। फैमिली और आपके नियर रिलेटिव्स भी सफ़र करते हैं, आपके दादा दादी भी सफ़र करेंगे, नाना नानी भी सफ़र करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और कोई इस पे बात नहीं करता, और ये बात करने की ज़रूरत है। तो क्या हो जाता है कि बड़े अगर आप देखेंगे तो जैसे देखिए कोई हमारे जो बिजनेसमैन है, उनके बच्चे को एक अस्थमा की जो है बीमारी है ना, अब वो मैनेज कर रहे हैं, पर वो क्योंकि बड़े हैं तो वो शायद अपने हिसाब से उनको लग रहा है कि इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है, कि गवर्नमेंट एज़मा पे ऑलरेडी काम कर रहा है, तो लोग छुपा के भी रखते हैं। क्योंकि हमारे देश में जो सोसाइटी जिस तरीके का टाबू है, ठीक है, तो एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि आप बोलोगे अरे इनके घर में तो बच्चा ही ऐसा पैदा हो गया, इनसे दूर रहो। मैंने तो ऐसी फैमिलीज़ भी देखी है, सुनी है मैंने मदर से, कि जब उनके बच्चे को डिटेक्शन हुआ है तो उनके घर में जाना आना बंद कर दिया, पार्टियों में बुलाना बंद कर दिया, शादियों में बुलाना बंद कर दिया, ये सोच के कि इनके हमें ना फैल जाए। आप समझ रहे हैं, तो टाबू है, तो इसलिए कोई सामने आके बात नहीं करना चाहता, सब कुछ छुप छुप के करना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें इसके ऊपर सरकार ने कुछ करना चाहिए और लोगों ने करना चाहिए, एज अ सोसाइटी हमें करना चाहिए। जी माधुरी जी, आप जैसी वुमेन ना सिर्फ इंस्पिरेशन है, बल्कि कहीं ना कहीं वो चेंज है जो हम समाज में देखना चाहते हैं। आपकी जर्नी ने
हमें सिखाया है कि असली ब्यूटी सिर्फ चेहरे की नहीं होती है, दिल और सोच की होती है। आप हमारे इस कार्यक्रम में आई, आपको बहुत बहुत पहले तो शुभकामनाएं कि आपका जो फाउंडेशन है वो और भी बेहतर तरीके से लोगों को अवेयर करे, और संगम टॉकीज़ में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये मौका दिया, मैं यहाँ आऊँ और अपनी बात रखूँ, क्योंकि आप जैसे लोग ही मुझे मेरी बात रखने के लिए मदद करते हैं, और जो मैं चाहती हूँ कि अवेयरनेस हो वो आप ही के द्वारा मैं कर सकती हूँ। उसके लिए धन्यवाद। जी, थैंक यू।